Hey guys, I'm Sanjay Sharma. This is my first ever video in front of you, and it's gonna help you a lot in your practical life and gonna help me too because this is my first ever video. क्योंकि आज मैं बताऊँ, आज डेट है 4 मई 2021। तो आज से वो एक क्रिटिकल लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है इंडिया में, जो कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। आप भी देख रहे हो कि मैं भी कैमरे के सामने हूँ आप सबके लिए, मैं भी बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो बैठा बैठा मैं सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल वीडियो आपके सामने रखूँ जो आपकी जीवन बदल सके और शायद मेरा भी बदल सके। देखो क्या है कि अभी लॉकडाउन लग गया है ना, तो लॉकडाउन में सारी अर्थव्यवस्था, आई एम फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो जितना भी फाइनेंशियल मोमेंटम है वो सारा का सारा डगमगा गया है ना। अब ना तो हम ज़्यादा जॉब वाले हैं, जॉब का भी थोड़ा सा डगमगाया हुआ है सिस्टम। बिजनेस वालों के लिए तो क्या बोले, माशाल्लाह हो रखा है, छोड़ के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, जो जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस है, और वो भी क्या कर रहे हैं वो तो हम सब जानते हैं क्योंकि मैं भी एक जाइंट ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट हूँ। तो ये सब बातें हैं। तो जो आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है फॉर ऑल ऑफ वी। और सर्टेनिटी जहाँ तक मैं जानता हूँ एक ह्यूमन लाइफ में सर्टेनिटी जो है वो आती है पैसे से, है ना। अब पैसे का तो प्रॉब्लम अपने सबको आने वाला है। कोरोना से तो अब हम बचने की कोशिश कर ही रहे हैं, हम घर के अंदर हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी स्टे इन होम्स ओनली और अपने आप को सेफ रखें, है ना। तो इससे तो हम क्राइसिस से बच जाएंगे, हम एक बार ज़िंदा रह जाएंगे। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए जीवन शैली कैसे चलाएंगे, उसके लिए कोई जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए मैं आपके सामने एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये मेरा फर्स्ट एवर वीडियो है, तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक्स हो तो काइंडली सपोर्ट मी ऑल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो जो मेरा जो है मेन मुद्दा जो है, मुझे भी नहीं पता मुझे किस चीज़ के लिए वीडियो बनाना चाहिए। और टू बी वेरी फ्रैंकली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाया। मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो यार टीचिंग क्लासेस करते हैं, तो उन्हीं की टीचिंग क्लासेस में मैं सोचा यार तुम लोग टीचर्स हो, बच्चों की क्लासेस लेते हो, तो मेरे भी अंदर इच्छा है कि क्यों ना मैं भी अपनी एक जो अपनी नॉलेज है, शायद इतनी तो नहीं है लेकिन मैं शेयर करूं पब्लिक के साथ, जो कि प्रैक्टिकल है, जो शायद उनके काम आ जाए, है ना। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक तो मैंने बताया था, मैंने सोचा ही नहीं, तो मैंने बताया था कि बात है वो आएगी पैसा, है ना। अभी क्या है, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन ख़त्म भी होगा। लॉकडाउन ख़त्म होगा, अपने सबके पास एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा बैंक से लोन। ठीक है, लोन लेने के लिए है ना, हम हर बैंक में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हो सकता है ना भी जाएं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जाएंगे, और जो ना जाएंगे उनके लिए एक नॉलेज बाइट है, क्योंकि उन लोगों को कभी फ्यूचर में ज़रूरत होगी, या फिर कैसे बैंक्स को अपनी तरीके से यूज़ करें। देखो क्या है, जिनको नॉलेज है, जिनको पैसा चाहिएगा वो तो बैंक में जाएंगे, बैंक उनको अपने हिसाब से यूज़ करेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप किसी भी बैंक की नहीं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप उसको अपने तरीके से यूज़ करो। उसके लिए कुछ भी नहीं, छोटी सी थोड़ी टेक्निकल थिंग्स चाहिए होती हैं। अब देखो अपन क्या सोचते हैं, अपन एज ए कस्टमर नहीं सोचेंगे। आज कस्टमर हम नहीं सोचने वाले, है ना। हम एज ए इंस्टीट्यूट सोचेंगे। इंस्टीट्यूट का फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, या फिर कोई फाइनेंस कंपनी हो गई, या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूट सोचेंगे जो हमें लोन प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो आदमी ही क्यों ना हो, है ना। जैसे मेरा भाई अमित मुझसे ज़्यादा पैसे वाला है, तो मैंने उसको बोला कि यार भाई पैसे दे दे, तो वो ही क्यों ना हो। तो उसके मन में क्या रहता है, जब भी हम कोई भी सर्विस अवेल करने वाले होते हैं, तो हम सब ये सब डिस्कस करने वाले, है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ, वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बहुत बड़ा छेड़ दिया कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या टॉपिक करूं, लेकिन मैं शॉर्ट में एक बार कंप्लीट करता हूं। कितने भी काइंड्स के लोन हो, है ना, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो मॉर्टगेज लोन हो, चाहे वो BIL हो, चाहे वो RBC हो, चाहे वो लिमिट हो, चाहे OD/FD हो, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, ये देखो बहुत सारे लोन्स हो, लेकिन इन सब में एक कॉमन क्राइटेरिया रहता है ना। हर लोन की एक अलग बात होती है। आप मुझे पर्सनल अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं शायद प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू रीच यू ऑल एंड विल ट्राई टू
आंसर योर ईच क्वेश्चन, है ना। तो मैं बताता हूँ, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो आपको पता लग रहा होगा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को लिखना भी नहीं आता, है ना। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो उसमें क्या क्या चाहिए होता है, वो सबसे पहले देखता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी तो आज मैं बात करता हूँ, चलो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो हम सैलरीड पीपल को ही आने वाली है। तो क्यों ना हम पर्सनल लोन की बात करें, उसको अपन जरिया बना के बाकी हर लोन के ऊपर यही सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी, है ना। तो सबसे पहले होते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के अंदर क्या चाहिए, हर बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब वो डिसाइड कर रखते हैं कि मैं इतने के से नीचे सैलरी लोन नहीं दूंगा, या फिर मैं इतने से नीचे सैलरी नहीं दूंगा, या मैं इतने से नीचे सैलरी नहीं दूंगा। ये हर बैंक टू बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर एजेंसी टू एजेंसी, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट्स नॉट फिक्स। फॉर एग्जाम्पल SBI विल नॉट एंटरटेन यू बिलो दिस, है ना। माइट बी बजाज फिनसर्व विल नॉट बी entertain you below this, or might be some other banks like whatever will not entertain you below like this, है ना। तो सबसे पहले होता है एलिजिबिलिटी। अगर आपने ये एलिजिबिलिटी पूरी है तो दूसरी एलिजिबिलिटी को अपन को दिमाग में रखना है कि जो मेरी सैलरी है वो मेरे अकाउंट में आ रही है। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लोगों की सैलरी है लाख लाख रुपए, लेकिन उनके अकाउंट में नहीं है, दे आर गेटिंग कैश इन टू एंड। GST लग गया लेकिन फिर भी, है ना। तो अकाउंट में आना जरूरी है, पर मंथ आना जरूरी है, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। अब दूसरा, इसके अंदर आप बोल गए तो क्या बड़ी बात है, ये तो सबको ही पता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। इसमें बड़ी बात कुछ भी नहीं है, इसमें एक छोटा सा एक हिडन पॉइंट है। हिडन पॉइंट क्या है कि ये जो भी सैलरी आ रही है ना, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये आ रही है, मैं किसी कंपनी का नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा फर्स्ट ये है, क्या पता कल को क्या हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ABC कंपनी है, ABC कंपनी में अगर ये आ रही है मेरी, तो इसमें कम से कम भी मुझे वर्क एक्सपीरियंस वो 1 ईयर का होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब मेरी ये सैलरी कम से कम 1 साल से मेरे अकाउंट में आनी चाहिए। मांगते 3 मंथ की है, 1 साल के लिए क्या होता है, अगली पॉइंट आपसे मांगेंगे फॉर्म 16। फॉर्म 16 दिस इज फॉर सैलरीड पर्सन, है ना। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल दिस इज ITR के बेस पे बहुत ही कम लोन्स होते हैं, स्पेशली जो बहुत हाई लेवल के ITR होते हैं, जैसे कोई 20 लाख का हो गया, 30 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया, 55 लाख का हो गया। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको एंटरटेन करते हैं, और एल्स 3, 4, 5 लाख रुपए के ITR के लिए कोई वो नहीं करता, है ना। तो अपन सैलरी वालों के लिए बात करें, उसमें क्या फॉर्म 16 चाहिए। फॉर्म 16 क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें आपने पिछले 1 साल में कितना टैक्स पे किया है। दिस इज मिनिमम ग्रेड, है ना। जो मेरे भाई 3-3 लाख रुपए सैलरी वाले हैं, वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज मिनिमम, है ना। तो फॉर्म 16 का मतलब है कि आपने पिछले 1 साल में कितना टैक्स पे किया है, और आप कितने साल से उस कंपनी में काम कर रहे हैं। हो सकता है आपसे फॉर्म 16 मांग ले पिछले 2 साल का, 2 ईयर्स का, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट था एलिजिबिलिटी, उसमें था फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी होना चाहिए। फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स टू बैंक। इट माइट बी 18K पर मंथ, इट माइट बी 20K पर मंथ, और इट माइट बी 30K पर मंथ, है ना। The person should have at least 1 year of experience in the same organization, so that the lender consider him as a regular employee, means कि उसमें स्टेबिलिटी है ना। तो स्टेबल होना आपको उसमें शो करना पड़ेगा। तो कम से कम आप इस टाइम में गुस्से में आके जॉब मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप लोन अवेल करने वाले हो तो एक स्टेबल पर्सन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है लोन में। तो फॉर्म 16 क्यों लेते हैं, आपकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। तो फाइनेंशियल
एलिजिबिलिटी के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट 18, 20, आइदर 30, डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। अगर यहाँ से हम कहीं ना कहीं से भी हो गए हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 12,000 वालों के बाद भी पर्सनल लोन देते हैं, है ना। तो दुखी होने की बात नहीं कि मैंने 18 से नीचे क्यों नहीं लिखा है, जस्ट इट्स दिस ऑल फिगर्स आर जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो 12,000 से ऊपर भी कई इंस्टीट्यूशंस लोन दे देते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के दो पार्ट हैं कि आपकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में। ये नहीं कि एक ने मना कर दिया तो दूसरे में नहीं जाऊंगा, नहीं, आप जाइए पूछिए प्लीज, है ना। तो मिनिमम सैलरी आपकी इतनी होनी चाहिए और कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हो। तो आपका फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है वो A+ रहेगा, मतलब आप उसमें ग्रीन मार्क्स हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी का। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। किसी पर्सनल लोन के लिए नहीं है सर ये, मतलब मैं आपको बताऊं हर टाइप के लोन्स के लिए है दोस्तों। तो कोई भी लोन हो, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी का आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब भी अपन देखते हैं कि यार इनके फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी तो सही है, उसके बाद आपका बैंक वाला एक चीज़ अपने माइंड में रखता है, वो आपसे क्वेश्चन करता है बैंक वाला। जब भी आप जाओगे, जी सर आप कहाँ काम करते हो, हाँ कैश इन हैंड सैलरी कितनी है, कितने साल से कर रहे हो, है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, कोई भी एग्जीक्यूटिव नौकरी है उनकी भी पूछना भी चाहिए, और आपको भी पहले से पता होना चाहिए कि वो लोग क्या क्या पूछेंगे और मुझे क्या आंसर करना है ना। तो अगला क्वेश्चन उनका आने वाला है कि सर आपके कहीं और लोन चल रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, एक बैंकर के माइंड में क्या रहता है, उसके माइंड में FYR रहता है ना, FYR रहता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम, है ना, फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो कोई भी ये अपने जो हम क्या करते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं तो वो फाइल ले लेगा आपकी, कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद वो भेजते हैं उस फाइल को क्रेडिट मैनेजर के पास। तो KYC तो सबके पास होती है, आधार पैन वगैरह होता है। दूसरा फाइनेंशियल आपका वो होता है। तो सिबिल भी क्या होता है, क्रेडिट मैनेजर ही चेक करता है, सिबिल वाली बात अपन नहीं कर रहे, है ना। फोयर भी कौन, सिबिल ही चेक कर, वो क्रेडिट मैनेजर ही चेक करता है। तो क्रेडिट मैनेजर क्या बोलते हैं बैंकर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, कि भैया तुमने फाइल खुद तो चेक की, ऐसे लेके आ गए, है ना। तो वो क्या चेक करते हैं कि आपकी फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, मतलब आपकी जो इनकम की जो रेशियो है, सपोज करो आपकी इनकम की रेशियो है 100 रुपये, ये आपका 100 रुपये रेशियो मान लेते हैं किसी भी इनकम का। उसमें फिक्स ऑब्लिगेशन कितने हैं कि भैया इतने तो इतना तो ऑब्लाइज्ड हूं मैं, है ना। तो उसमें मैं बताता हूं, जैसे आपके 100 रुपये हैं, उसमें से आप बोल रहे हो मेरे कार लोन में जा रहे हैं 20 रुपये, मेरे होम लोन में जा रहे हैं 40 रुपये। अब मुझे पर्सनल लोन और चाहिए 30 रुपये की जिसकी किस्त हो, तो आपको क्या लगता है लोन मिल जाएगा? गैस करो, आप बताओ। करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये मैं बताता हूं। फोयर का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का, वही देखो क्या होता है, लेंडर जो होता है, लेंडर मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी बैंक हो, कोई भी एजेंसी हो, उसका हर चीज़ में जितने भी क्राइटेरिया सेम रहेंगे, लेकिन उनके थोड़े से क्राइटेरिया परसेंटेज में चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का फोयर 40% होता है, किसी का फोयर 30% होता है, और कोई फोयर 60% भी कंसिडर कर लेता है। ये कोई RBI से बाइंड नहीं है ये लोग, है ना। कोई भी लेंडर है वो उसका खुद का डिसीजन होता है कि वो लैंड करेंगे कि नहीं उस अमाउंट पे। तो उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है, दे ओनली डिसाइड दिस रेशियो, है ना। पर्सन टू पर्सन एंड केस टू केस, डिपेंड्स अपॉन योर सिबिल एंड योर स्टेबिलिटी, पास्ट बिहेवियर, पास्ट फाइनेंशियल कल्चर, योर मार्केट विल, ऑल थिंग्स इंक्लूड इन दैट, है ना। तो फोयर का मतलब है कि आपने 100 रुपये कमाए, उसमें से
आपके फिक्स मतलब आप कितने बंधे हुए हो, आपकी कितनी किस्तें पहले से जा रही है और आप अपने जीवनचर्या के लिए कितना पैसा बचा रहे हो। समझ में आया? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? चलो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि 100 रुपये अगर आप महीने में कमाते हो तो उसमें से 50 रुपये आपको अपनी जीवन शैली चलाने के लिए चाहिएंगे। समझ में आया? अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 50 रुपये आपको अपनी जीवन शैली चलाने के लिए चाहिएंगे। अगर आप कल को 60 रुपये की किस्त करा लो या 70 रुपये की इंस्टॉलमेंट आप करा लो तो इट मीन्स कि आप दिनचर्या अच्छे से नहीं चला पाओगे, और दिनचर्या अच्छे से चलाने के चक्कर में आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को बाउंस कर दोगे। आई समझ में? मीन्स एटलीस्ट यू मस्ट सेव 50% ऑफ योर सैलरी विच इज यू आर नॉट पेइंग एन इंस्टॉलमेंट, है ना? तो वो इसलिए पूछते हैं कि आपकी पहले से कितनी चल रही है। सपोज करो किसी आदमी की सैलरी है 80,000, ठीक है, 80,000 तक, उसमें से 40,000 तक की तो इंस्टॉलमेंट कर सकता है। मेरी 80,000 रुपये सैलरी है, मैं 40,000 रुपये की किस्त कर सकता हूँ। अब मैं अगर 60,000 की किस्त कर लूँ तो कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये समझेगा कि भैया 80,000 कमाता है, 60,000 तो किस्तों में दे देता है, 20,000 में तो इसका खर्चा तो नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। जब मेरी 80,000 रुपये सैलरी है तो मैं 20,000 में कैसे खर्चा चलाऊंगा? मेरी गाड़ी का पेट्रोल जल जाता होगा इतना, तो बेसिक एक्सपेंसेस हो जाते हैं इतना। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक बार लोन तो ले लूँगा लेकिन मैं उसको पे करने की हिम्मत नहीं रख पाऊँगा, विलिंगली और अनविलिंगली। हो सकता है हमारे पास बैकअप हो लेकिन फाइनेंस टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो ये हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले कि क्या मेरा फोयर एकदम सही है। फोयर सही है मतलब मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, मेरे 100 रुपये की है और मैंने अभी 10 रुपये की ही इंस्टॉलमेंट बंधी हुई है मेरे, अभी मेरे 40 रुपये फ्री हैं जिनकी और मैं इंस्टॉलमेंट करवा सकता हूँ, किस्तें करवा सकता हूँ। मतलब मेरी एलिजिबिलिटी इस चीज़ से डिसाइड होगी कि मैं कितना लोन और अवेल कर सकता हूँ। क्लियर? थैंक यू। हाँ, मेरा पहला वीडियो है लेकिन मुझे लगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू, है ना? तो ये है फोयर। तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है, पहला फाइनेंशियल में 2 कंडीशन है, आपकी सैलरी का मिनिमम क्राइटेरिया को क्या आप ऊपर जा रहे हो, दूसरा कि क्या आप मिनिमम क्राइटेरिया के बाद भी स्टेबिलिटी वहाँ पे फिक्स कर पा रहे हो। हाँ, मैं कर पा रहा हूँ। तीसरा कि हाँ, मैं 100 रुपये कमा पा रहा हूँ लेकिन 50 रुपये ऑलरेडी है मेरे पास बचे हुए। आप तो जो मेरे पास एक्सेस 40 रुपये है जो मैं कमाने वाला हूँ हर महीने, एक्सेस 40 रुपये जिसकी मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा हूँ अभी, तो आप वो वाले पैसे मेरे को इंस्टॉलमेंट में करवा दो। समझ में आ गया? मतलब कि मेरे पास अभी पे करने के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं, मेरी अभी 50 रुपये की ही किस्त जा रही है, 40 रुपये की और बची हुई है। अभी मैं 50 रुपये मेरे पास सेविंग है, 10 रुपये की ही किस्त जा रही है, 40 रुपये की और मैं किस्त या फिर कोई इंस्टॉलमेंट बनवा सकता हूँ। तो आपकी इस अमाउंट के ऊपर और इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, है ना? ये हो गया फोयर। तीसरा, कोई भी लोन हो, मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ आपको कि ये पर्सनल लोन है, ये तो एग्जाम्पल है क्योंकि मुझे पता है सैलरीड पीपल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है इसको, शायद मुझे भी ज़रूरत पड़ने लग जाए अगर मेरा वीडियो नहीं चला तो इसीलिए आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा है ना? पार्ट जोक्स अपार्ट। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तीसरा पॉइंट जो आप सबको पता है वो है सिबिल। सिबिल बिगाड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है क्रेडिट कार्ड, और सिबिल सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन 1। अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हो तो आपका सिबिल सबसे बढ़िया तरीके से बिगड़ सकता है। लेकिन आपको अगर सिबिल एकदम बढ़िया तरीके से सुधारना है तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या है, सिबिल अगर हमें सुधारना है तो चूज द ऑप्शन 1, मतलब आप एक क्रेडिट कार्ड लो और उससे अपना सिबिल सुधारो। ये उन भाइयों के लिए है जिनका सिबिल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। अभी आज 4 मई है, 5 मई को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो इसको देखें, सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो भी जमा पूंजी है, जैसे आपके पास है 20,000 रुपये,
30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये। आप तुरंत बैंक जाइए, वहाँ जाके एक FD करवाइए। जिनका सिबिल खराब हो उनके लिए बता रहा हूँ। FD करा के उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड लेके उस क्रेडिट कार्ड को आपको कैसे यूज करना है, क्रेडिट कार्ड मिलेगा FD के अगेंस्ट, क्योंकि आपका सिबिल खराब है, वैसे नहीं मिलेगा, है ना। इस क्रेडिट कार्ड को आपको कैसे यूज करना है, सपोज करो आपके पास 20,000 रुपये हैं, जिसका सिबिल खराब है, ऑफ कोर्स पैसा ही नहीं होगा, इसलिए मैं 20,000 से यूज कर रहा हूँ, है ना। 20,000 रुपये है तो उसमें लगभग 18,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड बनेगा। उस 18,000 रुपये के क्रेडिट कार्ड तक आप 50% से ज़्यादा यूजेज रखो उसका। आपको क्रेडिट कार्ड का 50% से ज़्यादा यूजेज रखना है पर मंथ, और बिल पेमेंट साइकिल पे उसको अपने अकाउंट से कटने दो, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप 3-4 बार ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपका सिबिल एकदम एडवर्सली हिट करेगा, एकदम नीचे जा रहा है, छपाक से ऊपर जाएगा, है ना। सिबिल का मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा सुधारने का तरीका, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ सिबिल कहाँ काम आता है। ये तो आप सबको ही पता है कि बिना सिबिल के तो लोन होता ही नहीं आजकल, बाकी हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैं भी कहीं पे काम करता हूँ। मैंने मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कुछ केसेस ऐसे करे जिनमें सिबिल एकदम ख़राब था, लेकिन उनकी गुडविल, मार्केट वैल्यू देख के, ये आपके मैनेजर्स और आपके बैंक या फिर आपके इंस्टीट्यूशन पे या फिर आपके फाइनेंशियल जो कंपनी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको लोन प्रोवाइड करवा पाता है कि नहीं। वो उसका पावर होता है कि वो बोलते हैं, भैया सिबिल बोलती है कि सर इनका स्कोर ये है, अगर आपको लोन देना है तो आपकी मर्जी, नहीं देना तो आपकी मर्जी। सुधारने का मैंने आपको बताया। अब सिबिल अगर सही हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करो मेरा सिबिल है 705, मेरा फ्रेंड X उसका सिबिल है 806। बैंक मुझे बोलेगा सर 11.50 से लोन नहीं होगा, नीचा, कम से कम इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। मेरा फ्रेंड अगर गया वहीं पे, उन्होंने देखा यार इसका तो पेमेंट X है, जो मेरा फ्रेंड है, वो देखेंगे यार इसका तो पेमेंट एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, पहले भी इसने लोन ले रखे, टाइम टू टाइम पे कराए हैं, तो वो उस कस्टमर को अपॉर्चुनिटी लॉस ना करते हुए उसको बोलेंगे सर हम आपको 10.50 पे दे देंगे, और उल्टा 10.45 भी बोल सकते हैं। मतलब जिस लोन के लिए चाहे ज़रूरत इसको ज़्यादा हो, लेकिन सिबिल का फ़ायदा क्या है कि जिस लोन के मैं लगभग 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, जिसका अच्छा सिबिल है, वो सीधा उसको पे नहीं कर रहा है, उसका प्री अप्रूव्ड ऑफर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ चौथा पार्ट। आप सबको ये चीज़ ध्यान में रख के जाना, आपको किसी भी बैंकर को ये नहीं बोलना है कि सर मुझे लोन चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लोन चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब बातें पता है तो आपको खुद बैंकर्स या फिर फाइनेंशियल कंपनी वाले ये बोलेंगे कि सर प्लीज़ हमसे लोन अवेल कर लीजिए। आपको तो बस ये डिसाइड करना है कि सर वो इतने में दे रहा है, मुझे आप कितने में दोगे, है ना। जो फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप सबको पता है, KYC। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। मैं बता रहा हूँ, मैं ये स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है वो कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से नहीं है। एक लेंडर आपको किस वे में देखता है उस प्रोस्पेक्टिव से है। तो कोई भी लेंडर है वो KYC देखता है, नो योर कस्टमर। मैं लेंडर हूँ और हम सब लेंडर है एक्चुअली, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि वो क्या देखते हैं। तो मतलब उसमें सबसे पहले आपके पास पैन होना चाहिए पर्सनल लोन के लिए, आईडी एड्रेस प्रूफ, वो सब कंसेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा। पैन तो सबसे मस्ट है ही। फॉर्म 16 आपका हो गया, वो फाइनेंशियल में आ गया। दूसरा आधार, जो आज के दिन हर किसी के पास है। अगर आधार नहीं है तो कोई भी ऐसी आईडी चल सकती है जिसके अंदर एड्रेस मेंशन हो, लेकिन लगभग इंस्टीट्यूशंस ने अभी एड्रेस प्रूफ की जगह सिर्फ आधार को ही कंसिडर कर रखा है। गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है। बाकी आधार इज नॉट मैंडेटरी, इट कैन बी एनी आईडी which is having address on it, है ना। एंड डेफिनेटली थर्ड इज फोटो।
जो कि आजकल ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है। मोस्ट ऑफ द जो लेंडर्स हैं वो ऑनलाइन ही करवा लेते हैं। आपके पास एक OTP आता है, आपने OTP किया, आपका सिबिल चेक हुआ, आपकी एलिजिबिलिटी चेक हुई, फोयर चेक हुआ, आपका फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी चेक हुई। पहली फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, अब मैं बताता हूँ, अब आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करो मतलब आप अपने घर बैठे अप्लाई करो और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। वो लोग क्या क्या चेक करते हैं? वो लोग चेक करते हैं सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी 2 पार्ट्स में, कि आपकी बेसिक सैलरी, आपकी मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया क्या पूरा है। दूसरा पॉइंट है कि क्या आप स्टेबल हो। तीसरा पॉइंट है आर यू एबल इन पेइंग योर इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम, है ना। और फोर्थ पॉइंट है आर यू एलिजिबल एज पर इंडियन गाइडलाइंस लाइक हैविंग योर KYC, यू आर रेजिडेंट इंडियन, जो कि आपकी पहचान बताता है कि हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। जो कोई फ्रॉड प्रिवेंशन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। तो ये 4 पॉइंट है, ऑनलाइन ही चारों चेक हो जाते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो गाइज I hope I am very much clear in the loan concept. This is my very first video. If you like it, you please subscribe me, or should I create another videos or not, you please comment below. Thank you so much. Bye bye.